कल हमने अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में बात की थी कि अनुसंधान के संबंध में किस प्रकार से के प्रश्न विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं। आज हम एक अति महत्वपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं प्रश्न के, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो व्याख्या है, जो संभवतः प्रश्न बनता है इस चैप्टर में अनुसंधान एवं अंकेक्षण के अंतर्गत, कि किस प्रकार का बड़ा प्रश्न बनता है जिसे हम निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। अनुसंधान तथा अंकेक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात पहले तो हमें अनुसंधान और अंकेक्षण में अंतर बतलाना, उसके पश्चात एक व्यक्ति व्यापार खरीदना चाहता है और आपसे उस व्यापार के खातों का अनुसंधान करने को कहता है, आप उसके खातों का अनुसंधान किस प्रकार करेंगे। यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सामान्यतः पूछा जाता है। इसकी रूपरेखा हम किस प्रकार से तय करेंगे उसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बतलाऊंगा। हम सबसे पहला उत्तर के रूप में लिखेंगे प्रश्न की व्याख्या में, अनुसंधान किसी विशेष प्रयोजन से व्यवसाय के लेखों की जांच करना है। अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसमें केवल चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते का ही सत्यापन नहीं होता है, बल्कि नियोक्ता के विशेष उद्देश्यों से संबंधित सूचनाएं भी प्राप्त करनी होती है। इसमें व्यवसाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति का तथा उसकी अर्जन क्षमता का पता लगाने के लिए हिसाब किताब की पुष्टि की गहन जांच की जाती है। इसके पश्चात विद्यार्थियों अंकेक्षण का अर्थ एवं अनुसंधान एवं अंकेक्षण में अंतर। अंकेक्षण का अर्थ मैंने आपको पूर्व में बतला दिया है। यहाँ हम अनुसंधान एवं अंकेक्षण के अंतर के बारे में देखेंगे कि अंकेक्षण अंशधारियों या व्यवसाय के मालिकों द्वारा करवाया जाता है, जबकि अनुसंधान प्रायः व्यवसाय से बाहर के व्यक्तियों द्वारा करवाया जाता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग, कि अंकेक्षण अंशधारियों या व्यवसाय के मालिकों द्वारा करवाया जाता है, जबकि अनुसंधान प्राय व्यवसाय के बाहरी व्यक्तियों के द्वारा करवाया जाता है। द्वितीय है अंतर, अंकेक्षण या अनुसंधान एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। यदि लेखे का भली प्रकार अंकेक्षण हो चुका है तो भी अनुसंधान की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, जबकि अनुसंधान अनिवार्य नहीं है। चौथा अंतर है विद्यार्थियों, अंकेक्षण प्राय 1 वर्ष या 6 माह के लेखे का होता है, जबकि अनुसंधान 3 वर्ष से 7 वर्ष के लेखा का किया जाता है। पांचवा बिंदु है विद्यार्थियों, अंकेक्षण का उद्देश्य यह रिपोर्ट देना है कि लाभ हानि खाता और चिट्ठा संस्थान की सही तथा उचित स्थिति को प्रकट करता है या नहीं होता है, जबकि अनुसंधान संस्था की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, अंकेक्षण के अंतर्गत परीक्षण जांच की जाती है, जबकि अनुसंधान के अंतर्गत विस्तृत या गहन जांच की जाती है। अगला बिंदु 7वां विद्यार्थियों, अंकेक्षण के लिए कहा जाता है कि वह रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं है, जबकि अनुसंधान करने वाला व्यक्ति शिकारी कुत्ते के भांति अपना कार्य करता है, जो कि हमने पूर्व में शुरुआत में पढ़ा था। अगला बिंदु है विद्यार्थियों 8वां, अनुसंधान में शुद्ध लाभ का निर्धारण लेखापाल या अंकेक्षक द्वारा निर्धारित शुद्ध लाभ के समायोजन करके किया जाता है, जबकि अंकेक्षण में ऐसा नहीं होता है। अब अगला जो प्रश्न है, जो अब हम दूसरा रूप देख रहे हैं, जिसमें हमने बतलाया है कि एक व्यक्ति व्यापार खरीदना चाहता है और आपसे उस व्यापार के खाते का अनुसंधान करने के लिए कहा जाता है, तो आप उस खाते का अनुसंधान किस प्रकार से करेंगे। इसके परिप्रेक्ष्य में हमें लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों
क्रेता की ओर से व्यापार का अनुसंधान, अर्थात जो व्यक्ति या जो बायर है, यदि वो व्यापार खरीदना चाहता है तो अनुसंधान किस प्रकार से किया जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यवसाय को खरीदना चाहता है तो हम उस व्यवसाय के संबंध में विशेष तौर पर निम्न 3 बातों की जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। पहला बिंदु है विद्यार्थियों, व्यवसाय की उपार्जन शक्ति, कि वो कितना अर्निंग करती है संस्थान। दूसरा बिंदु है व्यवसाय का क्रय मूल्य, परचेज कंसिडरेशन। तीसरा बिंदु है व्यवसाय के संबंध में अन्य सूचनाएं। अब पहले बिंदु को जब हम देखते हैं कि व्यवसाय की उपार्जन शक्ति, एक व्यवसाय की उपार्जन शक्ति का निर्धारण व्यापार के लाभ हानि खाते से किया जा सकता है, लेकिन अनुसंधानकर्ता के लिए लाभ हानि खाते का वह रूप अधिक उपयोगी नहीं होगा जिस रूप से वह तैयार किया जाता है। अतः अनुसंधानकर्ता इसके लिए अग्रलिखित कार्य करेगा, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु है व्यापारिक एवं लाभ हानि खातों को दोबारा लिखना। अनुसंधानकर्ता जितने समय के लेखे का अनुसंधान कर रहा है उसे स्तंभ रूप में इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे कि उसकी आसानी से तुलना की जा सके। अर्थात एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएगा वो 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स का। इसमें एक स्तंभ विक्रय पर विभिन्न मदों का लिखने के लिए भी होना चाहिए, जिससे कि हम उन विगत 5 वर्षों का, 7 वर्षों का, 3 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों विक्रय विशेष मदों का अध्ययन, जिसके अंतर्गत हम जो बिंदु लिखेंगे और जो हम व्याख्या देंगे उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। पहला है विक्रय में यदि असमान उतार चढ़ाव हो तो उसके कारणों की जांच की जानी चाहिए। यदि ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है जो हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो उसके कारण, किन कारणों की वजह से उतार चढ़ाव हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए। अगला बिंदु है दूसरा, विक्रय वापसी एवं व्यापारिक छूट को विक्रय में से घटा दिया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु है विक्रय की जांच के लिए स्टॉक के लेखे, आदेश पुस्तक, माल बहिर्गमन पुस्तक इत्यादि की जांच की जानी चाहिए। चौथा बिंदु है बिक्री का विश्लेषण करते समय अनुसंधानकर्ता को अपवाद स्वरूप हुए सौदों के असामान्य लाभ को घटा देना चाहिए। ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे क्रय। यदि अनुसंधानकर्ता को क्रय की कुछ ऐसी मदें मिलती हैं जिन्हें पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है तो उसकी जांच माल आगमन पुस्तक से, क्रय बीजक से तथा लेनदारों के विवरण से करनी चाहिए। अगला बिंदु है विद्यार्थियों मजदूरी की। यदि मजदूरी के खर्चे के किसी वर्ष कमी आती है तो इसके कारणों का पता लगाना चाहिए कि मजदूरी के खर्चे में कमी किन कारणों से हुई है। अगला बिंदु है स्टॉक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष के अंत में दिखाए गए स्टॉक का जांच किया जाना चाहिए। स्टॉक के मूल्यांकन का तरीका हर वर्ष प्रतिवर्ष एक समान होना चाहिए कि जो अंतिम स्टॉक हमने मूल्यांकित किया है, अर्थात वर्ष के अंत में जो स्टॉक बचता है उसे हम अंतिम स्टॉक कहते हैं विद्यार्थियों, और वही अगले दिन क्या कहलाता है, प्रारंभिक स्टॉक कहलाता है। जो स्टॉक के मूल्यांकन का, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का जो तरीका है वो प्रतिवर्ष समान रहना चाहिए। अगला है छठा, यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो अनुसंधानकर्ता को इसके कारणों का पता लगाना चाहिए तथा अनुसंधानकर्ता को देखना चाहिए कि स्टॉक की रकम कृत्रिम तरीके से बढ़ा तो नहीं दी गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि उतार चढ़ाव होता है स्टॉक के मूल्यांकन में तो ये पता लगाना चाहिए कृत्रिम तरीके से स्टॉक के मूल्य में वृद्धि तो नहीं की गई है।
अगला बिंदु विद्यार्थियों स्टॉक के संबंध में ली गई बीमा पॉलिसी की जांच की जानी चाहिए और उसमें बीमित मूल्य एवं पुस्तक मूल्य में अंतर ज्ञात किया जाना चाहिए। लाभ हानि की मदों का विश्लेषण। यदि अनुसंधान की अवधि के अंतिम वर्ष में कुछ मदें ऐसी हैं जिन्हें पिछले वर्षों की अपेक्षा कम रकम में दिखाया गया है तो इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि लाभों को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है, इसी के अंतर्गत यह देखा जाना चाहिए कि जो अदत्त खर्चे हैं अर्थात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को पिछले वर्षों के चिट्ठे में दिखाया गया था या नहीं। इसके साथ अगला बिंदु इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों अनुसंधानकर्ता द्वारा देखा जाना चाहिए कि लाभों को कृत्रिम तरीके से तो नहीं बढ़ाया गया है, यदि कृत्रिम तरीके से बढ़ाया गया है तो इसकी जांच करना चाहिए। अब इसके पश्चात विद्यार्थियों इसी प्रश्न के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि क्रय मूल्य का निर्धारण अर्थात व्यवसाय का क्रय मूल्य किस प्रकार से करेंगे अनुसंधानकर्ता। व्यवसाय के चिट्ठे के आधार पर क्रय मूल्य का निर्धारण किया जाता है, इसलिए चिट्ठे के संबंध में निम्न बातें ज्ञात की जानी चाहिए। अनुसंधान की अवधि के सभी चिट्ठों को स्तंभ के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत पहला बिंदु पूंजीगत खर्चों की जांच की जानी चाहिए। दूसरा बिंदु स्थायी संपत्तियों एवं स्टॉक का मूल्यांकन विशेषज्ञों से करवाया जाना चाहिए। तीसरा बिंदु लेनदारों एवं देनदारों की सही रकम का निर्धारण कार्य मुश्किल होता है, अतः क्रेता को सलाह दी जानी चाहिए कि इन्हें न खरीदें। अर्थात लेनदार एवं देनदारों का मूल्यांकन सही प्रकार से यदि नहीं होता है, कर पाते हैं, कठिन कार्य होता है, तो अनुसंधानकर्ता क्रेता को सलाह दे कि इन्हें न ले। ख्याति के लिए मांगी गई रकम की जांच की जानी चाहिए कि वह उचित है या नहीं। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या ख्याति विक्रेता के व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर करती है। ऐसी दशा में इनका मूल्य कम होगा। व्यापार के संबंध में अन्य सूचनाएं, अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला बिंदु विक्रेताओं द्वारा व्यापार को बेचने का क्या कारण है। दूसरा बिंदु व्यवसाय की सफलता उसके वर्तमान मालिक पर निर्भर है या नहीं। और तीसरा बिंदु व्यवसाय के वर्तमान कर्मचारी क्रेता के साथ काम करेंगे या नहीं। अर्थात ये इन सभी सूचनाओं की जानकारी के आधार प्राप्त करने के पश्चात ही अनुसंधानकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है और क्रेता को ये बतला सकता है कि इस व्यवसाय को क्रय किया जाना चाहिए अथवा नहीं। इन सभी पहलुओं पर एक अनुसंधानकर्ता को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए और गहन जांच करनी चाहिए, और उसके पश्चात ही वह बतला पाता है कि क्रेता के लिए क्या व्यापार को खरीदना उचित है अथवा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।